Hello gentlemen, today once again I am before you with a new subtopic, that is rubber, which is most important non-food crops, and this is the subtopic taken from agriculture chapter of class 10. Today we have to understand introductory facts related to rubber, uses, geographical conditions, and in the last, areas and production. So these are the things which we have to know in this subtopic. सबटॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले एक आग्रह कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड में आपने देखा कि इन चीज़ों को जानना है, और उन चीज़ों को जानने के लिए ये जो फिगर 1.1 और फिगर 1.2, इन दोनों फिगर्स से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, चूँकि टर्म आएगा इस बीच बीच में, जैसे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एरियाज़, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, इन टर्म्स को समझने के लिए जो हीट जोन्स है इसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, ये जो रेड क्रॉसेस है, ये वाला एरिया 0 to 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 0 to 23.5 डिग्री साउथ का जो ये एरिया है, इसे टॉरिड जोन कहते हैं। उष्णकटिबंध, हिंदी में उष्णकटिबंध इसे बोलते हैं। और ये जो जोन है इसी को ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। ट्रॉपिकल जोन से ऊपर 30 to 35 डिग्री लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में सब ट्रॉपिकल जोन आता है। ये टॉरिड जोन के ऊपर जब 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच, ये जो ग्रीन पट्टी देख रहे हैं गोल गोल वाला, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में, दोनों में ये जो एरिया है इसे टेम्परेट जोन कहते हैं। और नॉर्थ में भी ये है और साउथ में भी इसका विस्तार है। जब आप इससे भी ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर के लैटिट्यूडनल रीजन में बढ़ेंगे, जैसे 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ के बीच जो ये एरिया है, ये फ्रिजिड जोन कहलाता है। उसी तरह से जब साउदर्न हेमिस्फीयर में हम आते हैं तो 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ वाला ये जो एरिया है, ये भी फ्रिजिड जोन कहलाता है, अर्थात शीत कटिबंध। यहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है, क्योंकि सूर्य की किरणें 0 डिग्री से जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसका इंक्लिनेशन, उसका तिरछापन बढ़ते चला जाता है, और यहाँ आते आते तो बिल्कुल तिरछी पड़ जाती है। इस एरिया में 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात हुआ करता है। इस वजह से इन इलाकों में वर्ष भर बर्फ़ की मोटी चादरें बिछी हुई रहती हैं। तो ये तो हुआ आपको हीट जोन्स ऑफ द अर्थ के बारे में। इससे आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। इसमें जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया, इसको समझने में आसानी होगी। जब हम रबर की बात करते हैं तो आपके मन में भी बहुत सारी बातें उसके यूजेज के बारे में आता होगा। जब हम इस पाई चार्ट को देख लेंगे, वे सारे यूजेज जो आपके दिमाग में आ रहा होगा उसका एक क्लियर पिक्चर बन पाएगा। तो देखें, इस पाई चार्ट से हम समझते हैं इसके क्या क्या यूजेज है। हालांकि यूजेज को आप यहाँ आके समझेंगे। रफली आप समझ लें कि ऑटो टायर्स एंड ट्यूब्स, साइकिल टायर्स एंड ट्यूब्स, जो आप समझते भी होंगे, ये सामान्य सी बात है। फुटवेयर इंडस्ट्रीज में, कैमल बैग्स, बेल्ट्स एंड हॉर्सेज में, डिप्ड गुड्स में, लेटेक्स फोम एंड अदर सारे सामान बनाए जाते हैं रबर से। तो आइए चलते हैं, हम पहले इंट्रोडक्टरी नोट्स के बारे में देखते हैं, इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स को देखते हैं। तो ये जो ट्रीज है, ये ट्री आपको वाइल्ड ट्रीज है, जंगली पौधा है, जंगली वृक्ष है। और ये जो रबर है, लेटेक्स हीविया एक श्राव है, एक द्रव्य है जो
इस वाइल्ड ट्री से प्राप्त होता है। और ये खास करके इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में जो 0 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ के बीच इस पट्टी में मिलता है, इसका ये नेटिव प्लेस है और इसे इस वजह से इक्वेटोरियल क्रॉप्स भी कहा जाता है। लेकिन जस्ट बाय क्रिएटिंग स्पेशल कंडीशंस, प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज, प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियल और मैन मेड environment, suitable environment for growing rubber, इस सिचुएशन में ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में भी इसे उगाया जाता है। इसके जो लेटेक्स है इसे कलेक्ट किया जाता है, उसमें इसके जो वृक्ष होते हैं बड़े बड़े, उस वृक्ष में कट लगाया जाता है और कट में इस तरह से कोई कॉनिकल शेप का अटैचमेंट होता है। उस अटैचमेंट के माध्यम से उससे जो ये द्रव्य जो दूधिया होता है, दूध के रंग का होता है, वह धीरे धीरे गिरता है, उसमें जमा होता है और उसको इस तरह से कलेक्ट करके प्रोसेस करने के बाद उसे जो है एक रॉ मटेरियल्स के रूप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, जिसका आपने इस पाई चार्ट्स में देखा, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, उसमें रॉ मटेरियल्स के रूप में इसे भेजा जाता है, जहाँ अनेक तरह के फिनिश्ड गुड्स तैयार किए जाते हैं। देखते हैं इंडिया के अंदर इसका प्लांटेशन जो है अराउंड 1880s में आरंभ हुआ। 80s के दशक में इसकी जो है प्लांटेशन कृषि है वह आरंभ हुआ और कॉमर्शियल प्रोडक्शन इसका 1902 में आरंभ हुआ, कॉमर्शियल प्रोडक्शन। आज के डेट में तकरीबन 6 लाख से अधिक छोटे और मझोले किसान इस कार्य में संलग्न है और इसके अतिरिक्त जो इसका प्रोडक्शन यूनिट है और जहां फिनिश्ड गुड इससे तैयार की जाती है इस रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके, उसको अगर मिला लें तो बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को ये रोज़गार प्रदान करती है। अब हम लोग एक एक करके इसके यूजेज के बारे में देखते हैं। तो यूजेज में शुरू में इसका जो उपयोग होता था, इरेजिंग पेंसिल मार्क्स, आज भी बच्चे यूज़ करते हैं, जो प्री प्राइमरी विंग के बच्चे हैं, इरेजिंग पेंसिल मार्क्स के लिए इरेजर का प्रयोग करता है। लेकिन आज के डेट में जिसका प्रयोग है वह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे वाटर प्रूफिंग के लिए और सिंथेटिक फाइबर के रूप में जो है क्लोथ तैयार करता है, जैसे बरसाती तैयार किया जाता है, बहुत सारे बरसाती इससे तैयार होते हैं। बहुत सारे वियरिंग क्लोथ्स जो जनरल क्लोथ्स है वो भी रबर से तैयार किए जाते हैं। शू सोल्स जो आप पहनते हैं जूते, उसके सोल्स इससे तैयार किए जाते हैं। टॉयज़ तैयार किए जाते हैं। प्रिंटिंग एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स तैयार किए जाते हैं। टायर्स एंड ट्यूब्स तैयार किए जाते हैं। स्पोर्ट्स गुड्स, फोम्स एंड मैट्रेसेस तैयार किए जाते हैं। लेकिन ये जो गुड्स तैयार किए जाते हैं, इस पाई चार्ट से आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो इस रबर का रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है वह किस इंडस्ट्रीज में होता है? वह होता है ऑटो टायर्स एंड ट्यूब्स इंडस्ट्रीज में। जब मोटर व्हीकल्स के टायर्स एंड ट्यूब्स बनते हैं, वह जो है आपको 62.2% कवर करता है। बहुत बड़ी मात्रा में इस रबर का उपयोग रॉ मटेरियल के रूप में यहाँ किया जाता है। जब साइकिल टायर्स एंड ट्यूब्स के बारे में देखते हैं तो ये 9.2%, फुटवेयर इंडस्ट्रीज में 6.6%, कैमल बैक जो ऊँट के ऊपर जो बैक गद्दे तैयार किए जाते हैं वो उसके लिए 4.6%, बेल्ट्स एंड हॉर्सेस के लिए 4.6%, 4.1% डिप्ड गुड्स के लिए, 4% लेटेक्स फोम के लिए एंड 4.7% अदर्स मटेरियल, अदर्स गुड्स के लिए रबर का प्रयोग रॉ मटेरियल्स के रूप में होता है। तो ये आपने देखा कि इसका उपयोग
किन किन रूपों में, किस किस इंडस्ट्रीज में और किस मात्रा में किया जाता है। अब आप लोग सबसे जो जितने भी फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स, बेवरेजेज क्रॉप्स हम लोगों ने पढ़ा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है ज्योग्राफिकल कंडीशंस का। इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी तरह के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो आपका क्लास एग्ज़ाम्स हो, चाहे वह आपका प्रतियोगी परीक्षा हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, सभी तरह के परीक्षाओं में ज्योग्राफिकल कंडीशन से सवाल पूछने की संभावना अधिकतम होती है। और बहुत सारे सवाल जो MCQs टाइप का होता है, वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, वह आपको इंट्रोडक्टरी नोट्स, यूजेज और एरियाज एंड प्रोडक्शन से भी पूछे जाते हैं। इसलिए इस पार्ट को भी इग्नोर नहीं करना है, लेकिन मोस्टली आपको इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन, भौगोलिक दशाएं क्या है, किस भौगोलिक परिस्थितियों में कौन सी भौगोलिक परिस्थितियाँ इसके लिए उपयुक्त होती है, सूटेबल होता है। तो सबसे पहले इसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ के बारे में हम समझते हैं: टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सॉइल्स। इसके अतिरिक्त भी आप पढ़ते होंगे लेबर के बारे में, तो मुख्य रूप से इस 3 चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले एबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स, जो आपने देखा, जो इक्वेटोरियल, यहाँ आपने देखा ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट क्रॉप्स है, तो ये जो इक्वेटोरियल रीजन है 0 से 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, ये 20 डिग्री का जो बेल्ट है, इसमें जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वह हॉट है, बहुत ज़्यादा हॉट। ये टोरिड जोन है, उष्णकटिबंध। यहाँ अत्यधिक गर्मी मिलती है और अत्यधिक उष्णता भी है। प्रत्येक दिन 12 बजे के बाद बादल आकाश में छा जाते हैं और 12 से 1-2 बजे तक प्रत्येक दिन यहाँ वर्षा हुआ करती है। इसलिए यहाँ घने जंगल मिलते हैं, लंबे लंबे वृक्ष मिलते हैं। और उसी जंगली पौधों में एक पौधा है रबर का, जो इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र इसका नेटिव प्लेस है। तो इसके लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। हालांकि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स में जिसका चर्चा हम लोगों ने पहले किया, वहाँ भी उगाए जाते हैं, लेकिन जो कंडीशंस लैक करता है उसकी प्रतिपूर्ति की जाती है आर्टिफिशियल तरीके से। जब हम रेनफॉल की बात करते हैं तो एबव 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षापात की आवश्यकता इस क्रॉप के लिए होती है। जब सॉइल की बात करते हैं तो डीप एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। हालांकि दूसरे सॉइल में भी ह्यूमन एफर्ट लगाकर, आर्टिफिशियल एफर्ट लगाकर इसकी खेती की जाती है। बहुत सारे नए इलाकों में भी इसकी खेती आरंभ हो चुकी है। जब हम एरियाज और प्रोडक्शंस की बात करते हैं तो ये खास करके भारत से संबंधित एरियाज के बारे में जब देखते हैं तो ये मोस्टली सॉदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के दक्षिणी हिस्से में। यहाँ आप छोटा सा ये भारत का नक्शा आप देख पा रहे होंगे। ये सॉदर्न पार्ट जो ट्रॉपिकल बेल्ट है, यहाँ ह्यूमन एफर्ट से आर्टिफिशियल क्लाइमेटिक कंडीशंस को इसके अनुकूल बनाकर यहाँ इसकी खेती की जाती है, सॉदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। क्योंकि आपने देखा कि ये इक्वेटोरियल जो रीजन है इसका नेटिव प्लेस है और इससे ये सटा हुआ है, इसलिए मोर और लेस यहाँ उस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन का प्रभाव देखा जाता है। तो इसलिए इसे वहाँ उगाया जाता, सॉदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, खास करके केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में इसकी खेती की जाती है। और आज के डेट में भारत इसके उत्पादन में विश्व में 5वां स्थान पर कायम है और तकरीबन 97% जो भारत का अपना घरेलू डिमांड है उसकी प्रतिपूर्ति इन क्षेत्रों से हो जाती है, यहाँ के घरेलू उत्पादन से इसे हो जाता है। प्रोडक्शन की जब बात हम करते हैं तो ये प्रोडक्शन भी दिनानुदिन
जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है, उसी रफ्तार में उसी तरह से हर तरह के कृषि यंत्र तैयार किए जा रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में भी गुणात्मक विकास देखे जा रहे हैं। इसमें भी इसके जो उत्पादन है, इसके उत्पादन में भी वृद्धि दर्ज की गई है। 1985-86 में जहां इसकी कुल उत्पादन 2 लाख टन था, वह 1999-2000 में बढ़कर 6 लाख टन हो गया। इसके जो एरियाज हैं वह भी बढ़ा है। एरियाज अंडर इट्स कल्टीवेशन हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 1.5 टाइम्स, मतलब 1.5 गुना इसके खेती के जो एरियाज है, क्षेत्र है, उसमें भी विस्तार देखा गया, उसका भी फैलाव देखा गया। तो ये आप यहाँ भी नक्शा देखें, ये सॉदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है। इस एरिया में खास करके ये जो आपको ये एरिया है तमिलनाडु का, केरला का, कर्नाटका का, इन क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप रबर से संबंधित जितनी सारी बातें इस वीडियो में बताई गई है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। निश्चित रूप से जब कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे, इससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप हर एक तरह के सवाल का जवाब देने में समर्थ हो पाएंगे। आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद।